हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 19 एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ हेल्दी रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक हेल्दी रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट के मेन फीचर्स क्या होते हैं। मतलब हमें फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स समझने हैं जो एक अच्छी और सेहतमंद रहने की जगह बनाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट का मतलब है वो एरिया या मोहल्ला जहां लोग रहते हैं। घर, आसपास का महल और कम्युनिटी स्पेसेस सब इंक्लूड होते हैं। एक हेल्दी रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट वो होता है जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग और सोशल हार्मनी प्रमोट करे। इसमें क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर हाउसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और सपोर्टिव सोशल सिस्टम शामिल होते हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे रहने की जगह डायरेक्टली हमारी बिहेवियर, स्ट्रेस और हेल्थ को अफेक्ट करती है। मेन बॉडी। 1. फिजिकल एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एयर और पानी। एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फ्री हवा और सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। अगर हवा खराब हो तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। प्रॉपर हाउसिंग, घर में वेंटिलेशन, लाइटिंग और सैनिटेशन होना चाहिए। ओवरक्राउडिंग स्ट्रेस और बीमारी दोनों बढ़ता है। वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा टाइम से उठना और डिस्पोज होना चाहिए, वरना बीमारियां फैलती हैं जैसे मलेरिया या डेंगू। एग्जाम्पल, प्लांट कॉलोनीज और प्रॉपर सीवेज सिस्टम वाले एरियाज में हेल्थ रिस्क्स कम होते हैं एज कंपेयर टू स्लम्स। 2. सेफ्टी और सिक्योरिटी, फिजिकल सेफ्टी, स्ट्रीट्स सेफ, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग और रोड क्रॉसिंग सिक्योर होने चाहिए। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, फ्लड और अर्थक्वेक जोन्स में प्रॉपर डिजाइन और ड्रेनेज जरूरी है। कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस प्रेजेंस और नेबरहुड वॉच से लोग सिक्योर फील करते हैं। केस स्टडी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चाइल्ड फ्रेंडली रेजिडेंशियल डिजाइन यूज होती है जहां सेफ प्ले एरियाज और ट्रैफिक फ्री जोन्स बनाए जाते हैं। 3. ग्रीन स्पेसेस और रिक्रिएशन फैसिलिटीज, पार्क्स और गार्डन्स। ग्रीन स्पेसेस स्ट्रेस कम करते हैं और लोगों को रिलैक्स करने का मौका देते हैं। प्लेग्राउंड्स और स्पोर्ट्स एरियाज, बच्चों और यूथ के लिए फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट होती है। कम्युनिटी हॉल्स, यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स और सोशल गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज होते हैं। थियरी, कैप्लन एंड कैप्लन की अटेंशन रेस्टोरेशन थियरी कहता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट मेंटल एनर्जी रिस्टोर करता है। 4. सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग, सेंस ऑफ कम्युनिटी। एक हेल्दी एनवायरनमेंट में लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ट्रस्ट और कोऑपरेशन बनता है। प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस, साथ ही हर रेजिडेंट को पर्सनल स्पेस भी मिलना चाहिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। इंक्लूसिविटी, लैंग्वेज, रिलीजन या कल्चर के हिसाब से डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करना जरूरी है। एग्जाम्पल, RWA, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस, कम्युनिटी बॉन्डिंग और पार्टिसिपेशन प्रमोट करते हैं। 5. एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और नेटवर्क होना चाहिए। बेसिक सर्विसेज एक्सेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मार्केट्स आसपास अवेलेबल होने चाहिए। बैरियर फ्री डिजाइन, एल्डरली और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए रैंप्स, एलिवेटर्स और सेफ वॉकवेज होने चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्मार्ट सिटीज में साइकिल ट्रैक्स और वॉकेबल नेबरहुड्स प्रमोट किए जा रहे हैं। कंक्लूजन, आखिर में एक हेल्दी रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट सिर्फ घर के डिजाइन तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि उसमें सेफ्टी, सैनिटेशन, ग्रीन स्पेसेस, सोशल टाइज और सर्विस एक्सेस सब कुछ शामिल होता है। ऐसा एनवायरनमेंट लोगों को डिग्निटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज देता है। इस वजह से अर्बन प्लानर्स और गवर्नमेंट को हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट्स बनाने पर फोकस करना चाहिए। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Different zones of personal space. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट समझाकर उसके अलग अलग जोन्स बताने हैं। हमें ये लिखना है कि लोग अलग सिचुएशंस में कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्यों ये जोन्स बनते हैं, और इसका कम्युनिकेशन पर क्या इफेक्ट होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
पर्सनल स्पेस एक ऐसा इनविजिबल बाउंड्री है जो हर इंसान अपने आसपास महसूस करता है। एडवर्ड टी हॉल ने 1960 में प्रॉक्सेमिक्स के कॉन्सेप्ट के जरिए पर्सनल स्पेस के जोन्स एक्सप्लेन किए थे। यह जोन्स कल्चरल नॉर्म्स, रिलेशनशिप और सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। जब कोई इस स्पेस को तोड़ता है तो लोग अनकंफर्टेबल या स्ट्रेस्ड फील करते हैं। इस आंसर में हम पर्सनल स्पेस के 4 मेन जोन्स इंटीमेट, पर्सनल, सोशल और पब्लिक डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल स्पेस। ये एक इनविजिबल सर्कल है जो इंसान को कंफर्ट और सिक्योरिटी देता है। हर इंसान का पर्सनल स्पेस कल्चर, पर्सनैलिटी और सिचुएशन के हिसाब से अलग होता है। जब कोई अननोन पर्सन इसको तोड़ता है तो इंसान इरिटेट या एंग्शियस हो जाता है। एग्जाम्पल, भरी हुई बस या ट्रेन में लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब होता है। 2. इंटीमेट जोन 0 to 18 इंचेस। सिर्फ बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स के लिए होता है, जैसे पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर या वेरी क्लोज फ्रेंड। इसमें फिजिकल टच, विस्पर और इमोशनल क्लोजनेस होती है। अगर कोई स्ट्रेंजर इस जोन में आ जाए तो इंसान एंग्शियस फील करता है। एग्जाम्पल, माँ अपने बच्चे को गोद में लेना। 3. पर्सनल जोन 18 इंचेस to 4 फीट। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कलीग्स के बीच नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए सूटेबल होता है। इसमें कंफर्ट के साथ इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन होती है। सोशल गैदरिंग्स और फ्रेंडली टॉक्स इस जोन में होती है। एग्जाम्पल, दोस्त पार्क में बैठकर बात करते हैं। 4. सोशल जोन 4 फीट to 12 फीट। फॉर्मल और प्रोफेशनल इंटरैक्शंस के लिए होता है। ऑफिस मीटिंग्स, क्लासरूम इंटरैक्शंस या फॉर्मल डिस्कशंस के लिए ये बेस्ट है। इस डिस्टेंस पे प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहता है। एग्जाम्पल, टीचर अपने स्टूडेंट्स से बात करते वक्त। 5. पब्लिक जोन 12 फीट और उससे ज्यादा। पब्लिक स्पीकिंग और लार्ज ऑडियंस के लिए उस होता है। इसमें अथॉरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों ज्यादा होती है। इस जोन में कम्युनिकेशन ज्यादा बॉडी लैंग्वेज और आवाज के मॉड्यूलेशन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियन रैली में स्पीच देते हैं। 6. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनल स्पेस। कल्चर। वेस्टर्न कल्चर्स में डिस्टेंस ज्यादा होता है, जबकि इंडियन कल्चर में लोग छोटी डिस्टेंस पर कंफर्टेबल होते हैं। पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट्स को ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, एक्सट्रोवर्ट्स इजीली क्लोजनेस हैंडल कर लेते हैं। सिचुएशन। क्राउडेड जगह पर लोगों का एक्सपेक्टेशन पर्सनल स्पेस के लिए कम हो जाता है। जेंडर। स्टडीज के हिसाब से मेल्स ज्यादा डिस्टेंस प्रेफर करते हैं और फीमेल्स कम। कंक्लूजन। पर्सनल स्पेस इंसान के सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीमेट, पर्सनल, सोशल और पब्लिक, ये 4 जोन्स अलग अलग सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इन जोन्स को समझ कर बिहेव करें तो कम्युनिकेशन बेटर होगा और लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। समझदारी यह है कि हम हर इंसान की बाउंड्री रिस्पेक्ट करें। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 11, एट्रीब्यूशन मॉडल ऑफ क्राउडिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एट्रीब्यूशन मॉडल ऑफ क्राउडिंग को डिटेल में समझना है। पहले हमें क्राउडिंग का मतलब बताना है, फिर एट्रीब्यूशन क्या होता है साइकोलॉजी में ये क्लियर करना है, और फिर ये मॉडल कैसे क्राउडिंग के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करता है वो लिखना है। साथ ही फैक्टर्स और इम्प्लीकेशंस भी कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्राउडिंग एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है जो तब होता है जब इंसान को लगता है कि अवेलेबल स्पेस उनकी नीड्स के लिए काफी नहीं है। ये सिर्फ ज्यादा लोग होने की बात नहीं है, बल्कि एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। एट्रीब्यूशन का मतलब है किसी चीज के कॉज या रीजन को समझना। एट्रीब्यूशन मॉडल ऑफ क्राउडिंग यह एक्सप्लेन करता है कि हम अपने क्राउडिंग के एक्सपीरियंस का कॉज कहां लगाते हैं, अपने आप पर या एनवायरनमेंट पर। मेन बॉडी। 1. क्राउडिंग का कॉन्सेप्ट समझना। क्राउडिंग और डेंसिटी अलग चीजें हैं। डेंसिटी एक एरिया में लोगों की संख्या बताता है, जबकि क्राउडिंग एक सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल फीलिंग है। एग्जाम्पल, 2 क्लासरूम्स में सेम स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक एयरी और वेंटिलेटेड होगा तो स्पेशियस लगेगा और दूसरा सफिकेटिंग लगेगा। 2. एट्रीब्यूशन थियरी का बेसिक। एट्रीब्यूशन थियरी, हीडर, वाइनर, कहती है कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस के कॉजेस ढूंढते हैं। कॉजेस या तो इंटरनल, अपना मूड, टॉलरेंस लेवल होते हैं, या एक्सटर्नल, दूसरों का बिहेवियर, एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट। क्राउडिंग के केस में इंसान सोचता है, मैं क्यों क्राउडेड फील कर रहा हूं? दूसरों की वजह से या अपने डिसीजन की वजह से? 3. एट्रीब्यूशन मॉडल ऑफ क्राउडिंग।
ये मॉडल कहता है कि क्राउडिंग की इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि इंसान कोच किसको मानता है। अगर इंसान सोचता है कि क्राउडिंग एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल है, जैसे खराब सिटी प्लानिंग या दूसरों की इरिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्ट्रेस बढ़ता है। अगर वो कॉज को टेम्पररी या वॉलंटरी मानता है, जैसे कॉन्सर्ट अटेंड करना, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। एग्जाम्पल, एक कॉन्सर्ट में लोग खुद क्राउडेड जगह जाते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन सेम डेंसिटी हॉस्पिटल वेटिंग रूम में सफिकेटिंग लगती है। 4. एट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट। क्लासरूम और क्रिकेट स्टेडियम की क्राउडिंग अलग परसेप्शन देती है। पर्सनल कंट्रोल। अगर इंसान के पास चॉइस हो, तो वो कम स्ट्रेस फील करता है। कल्चर। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में क्राउडिंग नॉर्मल है, जबकि इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स में इरिटेट करती है। पास्ट एक्सपीरियंस। अगर किसी को बार बार ट्रैफिक जम होता है, तो वो इससे एक्सटर्नल कॉज, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर माने और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो। 5. साइकोलॉजिकल आउटकम्स। स्ट्रेस और एंजाइटी। एक्सटर्नल ब्लेम से स्ट्रेस और गुस्सा बढ़ता है। टॉलरेंस और एडजस्टमेंट। पॉजिटिव एट्रीब्यूशन से एडजस्टमेंट आसान होता है। बिहेवियर। लोग क्राउडेड जगह अवॉइड करना या शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। पॉलिसी। अर्बन डिजाइन और प्लानिंग से नेगेटिव एट्रीब्यूशन को कम किया जा सकता है। कंक्लूजन। एट्रीब्यूशन मॉडल ये बताता है कि क्राउडिंग सिर्फ लोगों की संख्या की बात नहीं है, बल्कि इंसान उस सिचुएशन के कॉज को कैसे समझता है। अगर कॉज एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल लगे, तो क्राउडिंग स्ट्रेसफुल बन जाता है। अगर कॉज वॉलंटरी या टेम्पररी हो, तो इंसान इजीली एडजस्ट कर लेता है। यह मॉडल अर्बन डिजाइन और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों के लिए यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Categories of privacy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट समझाकर उसके अलग अलग कैटेगरीज एक्सप्लेन करनी है। हमें ये बताना है कि प्राइवेसी क्या होती है, कैसे लोग यूज रेगुलेट करते हैं, और हर कैटेगरी का एग्जाम्पल देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्राइवेसी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि इंसान अपनी इंटरेक्शन और एक्सेस को कैसे कंट्रोल करता है। मतलब कब, कहां और किसके साथ इंटरैक्ट करना है, यह डिसाइड करने की एबिलिटी। साइकोलॉजिस्ट अर्विन ऑल्टमैन 1975 ने प्राइवेसी को एक बाउंड्री रेगुलेशन प्रोसेस के रूप में समझाया था। इस आंसर में हम प्राइवेसी की कैटेगरीज को डिटेल में समझेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। मेन बॉडी। 1. प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। प्राइवेसी एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसमें इंसान अपनी कम्युनिकेशन और सोशल इंटरैक्शन को रेगुलेट करता है। यह स्टैटिक नहीं है, सिचुएशन और मूड के हिसाब से चेंज होती है। कभी इंसान सोशल होना चाहता है और कभी अकेला रहना। ऑल्टमैन ने इसे डायनामिक और डायलेक्टिकल प्रोसेस कहा था। 2. कैटेगरीज ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी को अलग अलग कैटेगरीज में समझाया जा सकता है। ए. सॉलिट्यूड। जब इंसान बिल्कुल अकेला हो और सोशल कांटेक्ट ना हो, इसे सॉलिट्यूड कहते हैं। इससे इंसान अपने आप को रिलैक्स करता है और रिचार्ज होता है। एग्जाम्पल, ऑफिस के बाद पार्क में अकेला वॉक करना। बी. इंटिमेसी। डू या कुछ है लोगों के बीच में प्राइवेट इंटरैक्शन को इंटिमेसी कहते हैं। यह स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स और ट्रस्ट बनाता है। एग्जाम्पल, दोस्त या पार्टनर के साथ प्राइवेट बात करना। सी. एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब भीड़ में होते हुए भी पहचाना ना जाना। इससे सोशल रोल्स और एक्सपेक्टेशन से रिलीफ मिलता है। एग्जाम्पल, एक नए शहर के कैफे में बैठना जहां आपको कोई नहीं जानता। डी. रिजर्व। रिजर्व का मतलब है कि आप डिसाइड करते हो कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करनी है। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, क्लास में स्टूडेंट जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर नहीं करता। 3. प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन। मेंटल हेल्थ के लिए प्राइवेसी स्ट्रेस कम करती है और इमोशनल बैलेंस बनाती है। सोशल रिलेशंस में प्राइवेसी कॉन्फ्लिक्ट्स कम करती है और हेल्दी रिलेशन मेंटेन करती है। आर्किटेक्चर और अर्बन डिजाइन में घर और ऑफिसेज डिजाइन करते वक्त प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, जैसे ऑफिस कैबिन्स। डिजिटल प्राइवेसी। आज के टाइम में ऑनलाइन प्राइवेसी भी यूटीएनआई है इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी और सिक्योरिटी के लिए। 4. थियोरेटिकल और रिसर्च व्यू पॉइंट्स। ऑल्टमैन 1975। प्राइवेसी एक बाउंड्री रेगुलेशन प्रोसेस है जिसमें इंसान अपने डिजायर्ड और अचीव्ड इंटरैक्शन को बैलेंस करता है। एडवर्ड हॉल, प्रॉक्सीमिक्स।
पर्सनल स्पेस के जोन्स प्राइवेसी को समझने में मदद करते हैं। रिसर्च बताता है कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रेजिडेंशियल एरियाज में प्राइवेसी होने से लोग ज्यादा सेटिस्फाइड और कंफर्टेबल फील करते हैं। कंक्लूजन एंड में कह सकते हैं कि प्राइवेसी एक डायनामिक प्रोसेस है जो इंसान को अपने लिए बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करती है। सॉलिट्यूड, इंटिमेसी, एनोनिमिटी और रिजर्व, ये 4 कैटेगरीज प्राइवेसी को समझने के नए तरीके हैं। अगर प्राइवेसी मेंटेन की जाए तो मेंटल हेल्थ, सोशल हार्मनी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। आज के डिजिटल युग में प्राइवेसी का वैल्यू और भी बढ़ गया है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।